थैंक यू उपसभापति महोदय। आपने मुझे रेल अधिनियम 1989 रेल संशोधन विधेयक और उसके संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उपसभापति महोदय, भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ये इसमें रेलवे जो एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा संगठन है। इन संगठन में कई अलग अलग विभाग हैं जिन्हें एकजुट होकर काम करना होता है और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने होते हैं। महोदय, मैं कुछ विभाग, क्योंकि मैंने रेलवे में खुद अच्छी तरह देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, कमर्शियल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल, स्टोर, ट्रैक्शन एंड रेलवे रोलिंग स्टॉक, सेफ्टी, अकाउंट्स, मेडिकल, पर्सनल एंड आरपीएफ, ये मेन डिपार्टमेंट हैं इसमें रेलवे महकमे में। इन विभागों को समन्वित कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है रेलवे बोर्ड, जो रेलवे की अपेक्स बॉडी है। इसका मुखिया चेयरमैन रेलवे बोर्ड और साथ ही साथ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसके नीचे सदस्य काम करते हैं। इन सदस्यों के अलावा 4 अन्य विभाग भी हैं जिनके हेड होते हैं, वो डायरेक्टर जनरल कराते हैं। डायरेक्टर जनरल आरपीएफ, डायरेक्टर जनरल एचआर, डायरेक्टर जनरल सेफ्टी और डीजी रेलवे हेल्थ सर्विसेज। तो बहुत बड़ा एक बॉडी है जो रेलवे बोर्ड, जो चेयरमैन के माताती में काम करती है। इसके अलावा इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा फील्ड फॉर्मेशन है, जिसमें 16 जोन है, जिसका मुखिया जनरल मैनेजर होता है और उसके नीचे विभिन्न विभागों के पीएचओडी और एचओडी काम करते हैं। उपसभापति महोदय, मुझे भी 7 साल 1996 से 2003 तक पूर्वोत्तर रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर काम करने का अवसर मिला है। मैं चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ के पद पर तैनात रहा और इसी दौरान मुझे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का भी 2001 में करीब 4 महीने काम करने का अवसर मिला था। महोदय, मैंने रेलवे काल प्रणाली को न केवल जिसका मैं हेड था सिक्योरिटी, इसके अलावा अन्य महकमे के काम को भी अच्छी तरह से देखा है। महोदय, जोनल रेलवे के अलावा रेलवे में कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। वो प्रोडक्शन यूनिट हैं CLW, BLW, पहले DLW कहलाता था, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, ICF, रेल एंड व्हील फैक्ट्री, RCF, MCF रायबरेली, RDSO लखनऊ में है जो रिसर्च करती है, NF कंस्ट्रक्शन, कोर CORE कोर इलाहाबाद प्रयागराज और NAIR बड़ोदरा। उपसभापति महोदय, रेलवे के इन सभी अंगों को लक्ष्य को हम 4 पैरामीटर में विभाजित कर सकते हैं। वो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, रेलवे यात्रियों को अच्छी एवं आधुनिक सुविधा, रेलवे को देश को कोने कोने से जोड़ना, रेलवे से रोजगार सृजन, उद्योगों को सपोर्ट करना। उपसभापति महोदय, रेलवे के इन सभी विभागों को कामकाज रेलवे अधिनियम 1989 द्वारा संचालित किया जाता है। रेलवे के कोर ग्रुप यानी रेलवे बोर्ड का कामकाज के लिए, जिसके अपेक्स बॉडी पर हैं रेलवे चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, जो रेलवे के जो कानून है रेलवे बोर्ड का, वो भाप के इंजन युग का कानून है, 120 वर्ष पुराना, 1905। सभापति महोदय, जब उस समय जो सरकार थी जिसने 1989 में अमेंडमेंट किया, तो उसी समय ये 1905 के एक्ट को भी बदल देना चाहिए था, लेकिन उस समय जो सरकार थी उन्होंने इसको नहीं किया। उसी समय समाहित हो जाना चाहिए था। अगर ये हो गया होता तो आज इस अधिनियम को माननीय मंत्री जी को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभापति महोदय, इस संशोधन से क्या क्या होगा। नंबर 1,
रेलवे बोर्ड 1905 जो 120 वर्ष पुराना कानून है वो निरस्त हो जाएगा, लेकिन इसके प्रासंगिक प्राविधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में समाहित कर दिया जाएगा। इससे अब दो अलग अलग कानूनों की ज़रूरत खत्म हो जाएगी और रेलवे प्रशासन को अधिक संगठित किया जा सकेगा। रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जा सकेगा, उसकी योग्यता, अनुभव, सेवा शर्तों, नियुक्ति प्रक्रिया आदि को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा, जिससे रेलवे बोर्ड में मेंबर्स की नियुक्ति की जा सके। महोदय, मैंने देखा है, जब मैं था पता चला चहेते लोगों को सीधे जीएम से चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाया गया है। पहले लोग जीएम बनते थे, जीएम के बाद मेंबर बनते थे और मेंबर के बाद तब सीआरबी बनते थे, लेकिन मैंने देखा है कुछ मंत्रियों ने सीधे जीएम से चेयरमैन रेलवे बोर्ड। अब ये जो कानून आ रहा है अब ये नहीं हो पाएगा। प्रशासनिक ढांचा, विधेयक के तहत रेलवे बोर्ड को एक सचिव, आवश्यक अधिकारी कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे ताकि वह अपने कार्यों को प्रभावी संचालन कर सके। रेलवे बोर्ड की शक्तियों और कार्यों को सीधे इस अधिनियम से जोड़ दिया गया है, जिससे रेलवे प्रशासन में पारदर्शी व्यवस्था होगी, स्पष्ट व्यवस्था होगी। अब उपसभापति महोदय, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन नहीं ली जा सकेगी। जो हुआ है, जिसकी जांच चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, आप सब इसको जानते हैं। महोदय सुनिएगा, मैंने नाम नहीं लिया है, माननीय, मैंने नाम नहीं लिया है। हाँ, आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। सभापति महोदय, 2014 के पहले छुक छुक गाड़ी यानी भाप जुग की संस्कृति से बाहर उसमें की सरकार नहीं आई, जिसका कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मोदी युग में जो अभी बात कही गई है उसमें हुआ है। नई रेल लाइन, गेज परिवर्तन, दोहरीकरण परियोजना के लिए यूपीए सरकार के 2009 से 2014 तक औसत 11,527 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते थे। वहीं 2024-25 का जो वित्त वर्ष है उसमें मोदी सरकार ने 68,633 करोड़ रुपए खर्च किए, जो यूपीए सरकार के आवंटन से 6 गुना ज़्यादा है। तो सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही, रेलवे मॉडर्नाइज हुई। नई रेल गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के निर्माण के कुछ आंकड़े, 2009 से 2014 7,599 करोड़ रुपए औसतन दिए जाते थे नई लाइन, गेज परिवर्तन आदि के लिए, और प्रतिदिन 4.2 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण हो सकता था। लेकिन 2014 से 24 तक अब दिए जा रहे हैं 31,180 किलोमीटर डेवलप हुआ है, और अब ये प्रतिदिन 8.54 किलोमीटर रेल लाइन प्रतिदिन बन रही है। महोदय, यह दोगुना हो गया है। सभापति महोदय, कनेक्टिविटी, पहले नॉर्थ ईस्ट जो है इसको उपेक्षित किया जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया और आज नॉर्थ ईस्ट में दूरस्थ जगहों पर रेलवे की कनेक्टिविटी सभापति महोदय प्राप्त कर रही है। मुझे नॉर्थ ईस्ट देखने का मौका मिला है। 1984 में मैं पीएसी बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर था, नलबाड़ी, बरपेटा, निबोगाई गांव, और उसके पहले नॉर्थ लखीमपुर। महोदय, उस समय जब मैं बात करता था, आंदोलन चल रहा था, तो लोग कहते थे गंगा नदी पर इतने पुल, जमुना नदी पर इतने पुल, और साहब ब्रह्मपुत्र पर केवल एक पुल था। और आज मोदी राज में वहाँ 5 पुल बन गए हैं ब्रह्मपुत्रा पर, और 2 पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। पहले तो ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर ये सब कर दिया गया होता तो वहाँ अनरेस्ट नहीं होता। सभापति महोदय, पहले बजट में रेलवे की जब होता था, बड़ी रेलवे लाइन की घोषणा होती थी, इतनी नई गाड़ियाँ इतनी चलेंगी, लेकिन वो केवल घोषणा ही रह जाती थी और वो कभी उसका क्रियान्वयन नहीं होता था। सभापति महोदय, अब तो इस देश में 66 वंदे भारत चल रही है। अब ये मैं 2 दिन पहले अपने मित्र से बात कर रहा था। मैं तो प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ।
लखनऊ से प्रयागराज जाने में 5 से 5.5 घंटा लगता था। अभी हमारे मित्र बोले 3 दिन पहले वो गए वंदे भारत से 2.25 घंटे में लखनऊ से प्रयागराज। तो ये है गति, ये रेलवे का जो है वंदे भारत जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सभापति महोदय, इसके बाद सफाई। आप पहले रेलवे स्टेशन पर जाते थे, वो ह्यूमन वेस्ट गंदगी से आपको नाक बंद करना पड़ता था, अब वो सीन आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी। और रेलवे स्टेशन साफ सुथरे हैं, बायो टॉयलेट है, एस्केलेटर है, लिफ्ट है। और इस तरह अभी किसी को मौका मिले लखनऊ जाइएगा, गोमती नगर स्टेशन वो किसी आधुनिक एयरपोर्ट से भी अच्छा है। ये मोदी जी का रेलवे मंत्रालय का काम है जो इसमें हुआ है। अब महोदय आता हूँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कवच। हमारे घनश्याम तिवारी इसमें बोल चुके हैं, इसमें हमें ज़्यादा नहीं बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय साहब जो बीरबल सरकारें थी यूपीए, ट्रेन में ब्लास्ट होते थे महोदय। 18/2/2007 को समझौता में ब्लास्ट हुआ था। 11 जुलाई 2004 में मुंबई में लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन ने किया था, 209 लोग मारे गए थे। और श्रमजीवी वाराणसी में 28 जुलाई 2005 को ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। ये ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। श्रीमान, उस समय इसको निराकरण का ध्यान नहीं दिया जाता था, और उस समय एक अलग नैरेटिव गढ़ा जाता था, भगवा आतंकवाद। महोदय 2005 में मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, और उस समय पुलिस वीक में एक प्रस्तुतिकरण हुआ, एक अफसर ने रखा समझा इस पर, जौनपुर जो आतंकवादी पकड़े गए, कौन कौन पकड़े गए, कहाँ वो पनाह पाए, उसमें बिहार जगह फुलवारी शरीफ। उन्होंने किया वो ऐसा पेपर में निकल गया कि साहब इतने एक मंत्री, रेल मंत्री थे, उन्होंने हंगामा मचाया, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री, और उस 74 बैच के अफसर को सस्पेंड करना पड़ा कि नाम कैसे ले लिया आतंकवाद का और फुलवारी शरीफ का। ये था उस समय तुष्टीकरण की राजनीति, और उस तुष्टीकरण की राजनीति में फिर सेफ्टी नहीं देखी जाती थी, वोट बैंक देखा जाता था। महोदय, अब मोदी सरकार आई है, 2014 के बाद तो नहीं हो रहे हैं, पहले रोज बम ब्लास्ट होते थे, तो आज और सुरक्षा तो दी गई है, लेकिन ये जो सुरक्षा आतंकवादियों से होती थी वो उसका कंप्लीट निराकरण हुआ है। महोदय, इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी घनश्याम तिवारी जी ने कहा लगभग 99% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन होने से उसकी इफ़िशियंसी बढ़ी है, और इफ़िशियंसी के साथ जो कार्बन इमिशन होता था, पहले कोयले से इंजन से चलने वाली और उसके बाद डीजल गाड़ियों से होता था, उसका निराकरण हुआ है महोदय। और जो हमारे देश का मोदी जी का सपना है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का, तो इलेक्ट्रिफिकेशन से जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको बहुत बड़ा होगा, वो कार्बन उसको हम कम करेंगे। अब आता है उद्योग में सपोर्ट। महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हुआ, और आज मालगाड़ियों की स्पीड डबल हो गई है। जब डबल हुई तो माल जल्दी पहुंच रहा है, माल बंदरगाहों पर जल्दी पहुंच रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब तो किसानों की जो पेरिशेबल आइटम हैं उसके लिए एसी में व्यवस्था, कोच में, उसका एक सामान दूसरे सामान तक पहुंच जाए। महोदय, तो इससे जो उद्योगों को सपोर्ट मिला है ये मोदी जी की देन है। मैं मंत्री जी को इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि फ्रेट, इसी फ्रेट की वजह से अभी महाकुंभ हुआ महोदय, हमारे स्टेट में हुआ। प्रयागराज में मुझे कई बार पोस्टिंग का मेरी कर्मस्थली है, और महोदय जहाँ 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, हजारों ट्रेन चलाई माननीय मंत्री जी ने, सुविधाएं मिली, दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मालगाड़ियों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उद्योगों को सपोर्ट करती हैं वो मालगाड़ियाँ फ्रेट कॉरिडोर से चलाई गई। तो इसके बाद ये कहता हूँ, ये जो आधुनिक रेल है मोदी जी के कार्यकाल में है, ये जो उद्योगों को सपोर्ट दिया गया है, ये पहले संभव नहीं था कि जैसे ये अब तक हुआ है। आज किसानों का खाद बीज, किसानों का प्रोड्यूस आज बड़ी बड़ी मंडियों में, चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं हो, आज पहुंच रहा है। तो ये जो फ्रेट कॉरिडोर है और उसके लिए जो अलग से किसानों के लिए व्यवस्था की गई है, वो आज के उसकी रेल है। और अब मैं महोदय, ये जो नया अधिनियम बना है, बनने जा रहा है, पारदर्शी होगा। अब इसमें कोई घपले नहीं होंगे,
पहले तो रेलवे में देखिए क्या क्या घपले हुए, उसकी जांच आज भी चल रही है, पेपर की सुर्खियां बनता है, लेकिन माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में ऐसा कोई धब्बा नहीं लगा है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी को मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस अधिनियम का सपोर्ट करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। मैं आदरणीय मेंबर से गुजारिश करूंगा।